सर एक कॉमन सा सवाल है। हाँ, सबके साथ हुआ होगा ये ऑनलाइन फ्रॉड जो बहुत ज्यादा अपना जड़ बनाया हुआ है। एक तो कॉल करके स्पैम कॉलिंग, प्लस ऑनलाइन लिंक भेज कर बोलते हैं आपको 25 करोड़ की लॉटरी लग गई, 25 लाख की लग गई है। तो मेरी ये नहीं लगती लॉटरी यार। मैं भी सोचता हूँ कभी मेरी भी लगे। तो तुम्हारी लगी? नहीं सर, तुम्हारा फ्रॉड हुआ? नहीं मैं डिनाई करना चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता। नहीं मेरे साथ तो बहुत सारा कॉल ऐसा हुआ, तो थोड़ी देर एंटरटेन करते हैं हाँ, उसके बाद फिर कॉल कट कर देते हैं, समझ जाते हैं कि बस हाँ। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बहुत बार होता है जैसे आप कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो एक पेज ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के भी बैंक का होता है वो खुल जाता है, फिर वहाँ पेमेंट का बताते हैं। तो ये इसके लिए क्या चल रहा है क्या? ये क्या है ना, जैसे आप किसी साइट पे जाते हैं तो जो आपने पेमेंट का बोला, हर बैंक का एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है। स्कूल या जो भी आपको ऑनलाइन आपसे पैसा लेते हैं हम्म, वो पेमेंट गेटवे खरीदते हैं। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पेमेंट गेटवे अपना रखती है, हम्म, कैसे कई सारे बैंक्स रखते हैं। हम्म, तो जब आप उस साइट पे जाते हैं, जब मान लिया आपने अमेजोन से कोई शॉपिंग की, हम्म, फिर आप पेमेंट मोड पे गए, हम्म, तो जब आप पेमेंट मोड पे जाते होंगे तो आपका जिस भी बैंक का कार्ड होता होगा ना, तो जब उस वाले पेज पे जाते हो तो हमेशा वो पेज एक ही तरह दिखाई देता होगा। आपकी साइट कोई भी हो, वो वाले पेज की फोटो आपको हमेशा सिमिलर ही दिखती है। similar, हाँ। तो वो ना जिस भी बैंक का गेटवे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसी बैंक के गेटवे पे जाता है जहां से आपको पेमेंट करना है। तो वो उस गेटवे पे जाके पेमेंट करते हैं। वो बैंक का इंटरनल गेटवे होता है। वो गेटवे वो कंपनी परचेज करती है, बदले में वो बैंक को अपना उसका जो भी चार्जेस होते हैं जो पेमेंट के हिसाब से होते हैं कंपनी बैंक को पे करती है। बट अब आप कभी एक कोई अननोन सोर्स यूआरएल आ गया, हम्म, उसका आपने गेटवे खोल दिया, हम्म, मतलब बैंक के गेटवे पे नहीं गया, कहीं और चला गया, उसने आपका फोन कॉपी कर लिया, कई हम्म, चीजें होती हैं। हम्म। ऑनलाइन फ्रॉड का मेजर है भाई किसी को कुछ नहीं बताने का। हम्म, बताओगे तो जाओगे। हाँ, अच्छा, जो लोग फोन में स्क्रीनशॉट रखते हैं अपने पिन का या फिर एटीएम का। भाई फोन में नहीं रखते हैं, कार्ड पे लिख के रखते हैं। बैंक में लोग आते हैं जो कार्ड कार्ड देखते हैं, उसको पीछे पलटो तो पासवर्ड भी लिखा होता है, वो साहब इसी पे लिख दिया था, नहीं तो हम तो भूल जाते। वो कार्ड जब गिरता है कहीं, हाँ। तो आदमी बैंक में पहुंचता है, उससे पहले दूसरा वाला आदमी कहीं ऑनलाइन गेटवे में पहुंच जाता है। तो किसी को कुछ नहीं बताएं। अगर कोई आपके पास, अब देखिए क्या है कि धीरे धीरे लोग हाईटेक हो रहे हैं। अब तो फेसबुक पे भी पैसे मांगे जाते हैं। जी जी। हाँ, नया फ्रॉड है ये तो। ये तो नए तरीके का फ्रॉड, आपकी आईडी हैक कर लिया। अब वो गूगल पे, अब क्या है कि हम लोग जो यूज करते हैं जनरली, आपको एक छोटी सी सलाह है, हम ये नहीं कहते आप लोग करें, हर कंपनी अपना काम करे, सबका पेमेंट गेटवे है। बट हमारा अपना पर्सनल ये मानना है कि अगर आप यूज, मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग यूज करो ना। तुम किसी और, देखिए क्या है कि आप जितना ज्यादा गेटवे यूज करेंगे आप ना, उतने लोग को अपने पैसे के बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप लोग मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा भेजना है, जी। या बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टेट बैंक पैसा भेजना है, IMPS 24/7 होता है। आप जिस बैंक में पैसा रखे उसका मोबाइल बैंकिंग यूज करो, IMPS करो, विद इन सेकंड आपका पैसा सीधा अकाउंट से अकाउंट। अब क्या है, आदमी अकाउंट में नहीं भेज के वॉलेट में रखता है। वो पता नहीं कौन सा वॉलेट है, कैसा वॉलेट है, सेफ है नहीं है, क्या है। तो आप ना जिस बैंक के कस्टमर हैं उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करिए। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बैंक के पास जाएंगे कि भाई ये तुम्हारा मोबाइल बैंकिंग था जिसको हमने यूज किया और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई। अब तुम यूज करोगे भाई दूसरा, जाओगे बैंक में तो बोलेगा यार ये हमारा तो ऐप है नहीं, जिससे तुमने यूज किया, जाओ उससे बात करो। फिर आप उसके टोल फ्री नंबर पे, जो हो सकता है बैंक से आपका वो पैसा डेबिट हो गया हो, उससे उस ऐप ने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर लिया, जहाँ क्रेडिट करना था उसने नहीं किया। तो मैं तो ये देखूंगा नहीं मेरे यहाँ से पैसे गए, अब वहाँ क्रेडिट हुआ कि नहीं तो वो ऐप बताएगा। फिर आप उस ऐप, तो आपको तो कोई आदमी तो है नहीं, बैंक में तो आप गए तो एक आदमी मिला आपको जो आपको जवाब दिया। नहीं, ऑनलाइन आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप किसके पास जाओगे? हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए है, अब क्या है, मिररिंग होती है। लॉटरी सबकी लगती है, हमारी भी लगती है, लेकिन पैसा नहीं चाहिए होता है। जिसको चाहिए उसके लिए प्रॉब्लम है आपकी। अब तो क्या करते हैं, कॉल करके आपको एक ऐप इंस्टॉल करा देते हैं। आपसे पैसा ही नहीं, पैसे की तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम तो ये बोलेंगे कि आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपकी स्क्रीन, जैसे आप
आप टेक्निकल आदमी हो सकता है आपका कोई टेक्निकल इशू आता हो, तो आप किसी को बॉम्बे में बैठे अपने दोस्त को बोलते होगे, तो आपका स्क्रीन शेयर करके वहां से आपका वो बिल्कुल, लेके बिल्कुल। कमांड लेके सही कर देते बिल्कुल। यही चीज फोन में है। हमने आपकी स्क्रीन शेयर कर ली, आपका कार का डिटेल मेरे पास था, हमने ऑनलाइन यूज किया, ओटीपी आया, आपकी स्क्रीन शेयर है, मेरे पास ओटीपी मिल गया, हमने वहां से डाल के, आप तो बहुत खुश हो कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, बट स्क्रीन तो शेयर कर रखी है किसी को, नेट तो ऑन है, वो आपका फोन यूज कर रहा है। आपका फोन तो कोई और यूज कर रहा है। तो अच्छा, ये सब चीजें ये भी बैंक की जो एक एप्लीकेशन जो बैंक बनाता है, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो उसी नाम की 4-5 एप्लीकेशन भी मिलती है, और ये भी होता है कि एक ही एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन मिल जाती है, तो वहाँ कैसे आइडेंटिफाई आदमी करेगा कि यही पर्टिकुलर देखिए, बैंक बैंक अगर कोई बैंक अपना एप्लीकेशन बनाता है, तो आप जैसे प्ले स्टोर में डालोगे तो पहले आपको बैंक की एप्लीकेशन ही आती है जनरली, उस पर सिर्फ बैंक का आपको बैंक की ब्रांडिंग मिलेगी, नीचे आप अगर उसको खोलोगे तो वहाँ पे जो सोर्स होता है ना वो आपको बैंक दिखाता है, नहीं तो आपको फिर दूसरा सोर्स दिखाएगा, तो मतलब वो आप सिक्योर नहीं है, वो तो मींस डेवलपर जो रहेगा वो बैंक ही रहेगा। तो बैंक के थ्रू ही आपको देंगे बैंक वाले में, बाकी मिरर्स में उतने डाउनलोड्स आपको नहीं मिलते। आप अगर थोड़ा सा ड्रैग कर लोगे, थोड़ा सा उंगलियों को तकलीफ दोगे, थोड़ा सा उसको ड्रैग करोगे तो आगे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यार बैंक का ही है। बहुत बार होता है कि एक ही नाम की 4-5 एप्लीकेशन, जैसे जब आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग खोलेंगे ना तो बड़ौदा एम कनेक्ट आप डालेंगे, बड़ौदा मोबाइल बैंकिंग डाल दिए तो भी ठीक है, बट बड़ौदा एम कनेक्ट, ऐप का नाम एम कनेक्ट है बैंक का, तो बड़ौदा एम कनेक्ट डालोगे ना तो फिर आपको वो ऑल ऑप्शन ही नहीं देगा, सीधे आपको देगा ये यहाँ से भैया डाउनलोड कर दे। बाकी ईमेल रिस्पॉन्ड नहीं करें, आरबीआई कहता है बहुत कुछ कहता है, आप लोग भी लेकिन सुनते हैं, करते भी क्या है वो सुनते हैं। डिपेंड करता है। तो ऐप नहीं यूज करें बहुत ज्यादा, दूसरे अननोन गेटवे पे जाके पेमेंट नहीं करें, ओटीपी नहीं शेयर करें, अननोन यूआरएल मत खोलें। ये देखिए बताते हैं आप भी हैं, बताते टीवी बताते हम भी हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरी लॉटरी लगी है। नहीं तो लॉटरी में नहीं पड़ना है, लॉटरी में नहीं पड़ना है, लालच बुरी बला है। ये किसी ने कहा है, सही कहा है ये। ऑलरेडी सर, अच्छा ये एक और सवाल ये बताइए, ये जो फोन पर केवाईसी अपडेट कर देते हैं ना, और ऑटोमेटिक कार्ड रिन्यूअल भी फोन पर कर देते हैं, इसका थोड़ा सा जो लॉजिक है सो कॉल्ड वाला वो समझाइए हमको जरा। भाई फोन पे केवाईसी नहीं अपडेट होता है, ब्रांच पे जाओगे, हर बैंक का अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आप भरेंगे, फिर उसके बाद आप उसका अपना केवाईसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप उसकी कॉपी सबमिट करेंगे, तब वो होगा। फोन पे तो केवाईसी अपडेट होगी तो फिर अकाउंट से पैसे निकलेंगे। अच्छा, सब फ्रॉड होता है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं फोन पे केवाईसी, कैसे कोई अपडेट करेगा फोन पे केवाईसी, इतने लाख कस्टमर है, कहाँ कहाँ फोन पे को, और फोन पे क्यों केवाईसी अपडेट करेगा आपका। तो फोन पे भी कोई केवाईसी मांगता है तो आपको नहीं देने का है, हो सकता है फोन पे अपडेट करके ओटीपी भी आए जो कंफर्मेशन के लिए मांगेगा बाद में, तो फिर वो तो अकाउंट डेबिट वाला होता है। ओटीपी तो दूसरा आएगा। कार्ड रिन्यूअल के लिए जो भी कॉल आता है, एक बड़ा बेसिक जो फीचर है सबके कार्ड में होता है, कोई देखता नहीं, आदमी के पास कार्ड रिन्यूअल के लिए आया, आपका हाथ पैर बीपी आई हुआ, आपने तुरंत डिटेल बता दी, भाई जो तुम्हारे पास कार्ड है उसमें एक्सपायरी डेट दिया, देख लो, उसके 1-1.5 महीना पहले बैंक चले जाओ, जनरली सारे बैंक तो वैसे तो क्या एक्सपायर होने वाला था ऑटोमेटिकली बैंक भेज देती, तो मैं ये भी कंफर्मेशन करना है 1-1.5 महीना पहले बैंक चले जाओ भाई। फोन पे कैसे कोई रिन्यूअल कर देगा, आप फोन पे कोई रिन्यूअल नहीं होता, आपको पता लगा कल ही एटीएम मिला आज ही एक्सपायर होने वाला है, बीच में था, बट वो फोन पे कोई कॉल नहीं हो रही थी, सिर्फ आपका क्या था, आरबीआई की गाइडलाइन आई थी सबके एटीएम में चिप होने चाहिए, उसमें कार्ड की क्लोनिंग शुरू हो गई थी। क्लोनिंग का मतलब आपका कार्ड कहीं एटीएम में या कहीं किसी दुकान पे वो एक छोटी सी अपने उसने डिवाइस लगाई, आपने अपना कार्ड स्वैप किया, आपके कार्ड का डेटा उसने चुरा लिया, आपका पासवर्ड आप डाल ऐसे उसने देख लिया, डुप्लीकेट बना उसने लिया। आपका कार्ड क्लोन किया, आपका एक नया कार्ड बनाया, आपको उसके बाद पासवर्ड पता है, उसने अपना काम कर दिया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर इसको चेंज करके चिप बेस्ड किया। तो बैंक्स ने सारे जो नॉन चिप बेस्ड एटीएम थे उसको खत्म करके चिप बेस्ड एटीएम भेजने चालू किए, वो भी बैंक ऑनलाइन नहीं करता, या तो आपके घर भेजेगा या तो आपका ब्रांच में आएगा, आप ब्रांच जाके ले सकते हैं, प्रॉपर ऑफिशियल नंबर से मैसेज आएगा, बैंक वाला फोन भी करेगा तो बोलेगा आपका एटीएम आया हुआ है आके ले जाइए, वो
तो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पुराने वाले का जरा पासवर्ड बताना, वो क्यों पूछेगा? पासवर्ड कोई नहीं पूछता। बैंक से कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी अरे बैंक ही का है। हाँ, और दूसरी बात वो दर्द भरी आवाज में होगा। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग तो आपके कार्ड का पहला 4 नंबर भी बता देंगे। ये वाला कार्ड आपका क्या है कि जो कार्ड होता है आपके जैसे वीजा, मास्टर, रुपए, मैस्ट्रो, ऐसे कई सारे कंपनीज के कार्ड होते हैं कि वो अपना उनका डिजिटल साइन होता है, तो वो नंबर स्पेसिफिक होगा, वो तुम्हारे कार्ड का 2-4 डिजिट बता भी देगा। अच्छा। तब भी आपको नहीं बताना है क्योंकि वो कॉमन है, वो उसको पता है, तो तब भी नहीं बताना है। ज्यादा समझदार नहीं बनना है। नहीं, होशियारी बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा पैरों को तकलीफ दें, नजदीकी बैंक तक जाएं। नहीं दे सकते हैं, अब तो हर बैंक का अपना टोल फ्री नंबर है, नहीं है गूगल कर लीजिए, गूगल पे जाइए या जहीं से भी आप बैंक के टोल फ्री नंबर पे, अब तो टोल फ्री नंबर पे भी बवाल है। बैंक का तो अभी तक तो नहीं हुआ है, बाकी अदर कंपनीज का तो पता लगा। आपने वीडियोकॉन का गूगल पे टोल फ्री नंबर सेट किया, वो वीडियोकॉन का ना होकर किसी और का टोल फ्री नंबर आपको पहले दिखाएगा, वीडियोकॉन का बाद में दिखाएगा। मैं वीडियोकॉन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब ये भी एक बवाल आ रहा है कि वो टोल फ्री नंबर भी चेंज कर ले रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर। बता, तुमने रेडियो अम्बेडकर नगर का नंबर डाला है गूगल पे, साइड पे गूगल उठा आपने, तो हम तो डाले रेडियो अम्बेडकर नगर, वो दिखा रहा है फीवर एफएम का नंबर वहाँ पे। हम कॉल कर रहे हैं, वो समझ गया। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में, हाँ ठीक है, रिन्यूअल कर देंगे, ये दीजिए डिटेल। तुम तो बैंक ऑफ बड़ौदा का टोल फ्री नंबर समझ के बात कर रहे थे, वहाँ कुछ और कांड कर दिया। तो कि जिसका आपने टोल फ्री नंबर निकाला है, जरूरी नहीं कि उसी कंपनी को पता लगा वो नंबर किसी ने किसी कहीं और मिल रहा हो। भाई गूगल क्या है, आप उसकी, या तो आपको जिसका नंबर टोल फ्री चाहिए आप उस बैंक की ऑफिशियल साइट पे चले जाइए। भाई गूगल खोले तो सीधे बैंक की साइट खोल लो, बैंक की साइट पे तो नहीं नंबर चेंज करेगा, वहां से उठाइए। आप नॉर्मल गूगल पे ड्रैग के 10 नंबर दिखे, 10 है बहुत है, कोई मिला लेंगे। तो फिर वो हो सकता कोई फ्रॉडलेंट हो जिसने अपना नंबर रखा हो, आप उसको कॉल किए, उसने आपकी डिटेल मांगी, आपका कार्ड, जैसे आपने बोला ना फोन से रिन्यूअल, फोन से रिन्यूअल करेगा। अच्छा, थोड़ा सा तकलीफ खुद को देनी पड़ेगी अगर पैसे बचाने। और बाकी साथ साथ आपको मोबाइल बैंकिंग वगैरह में भी अब एटीएम ब्लॉक करने के ऑप्शन दे रखे हैं। एटीएम जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आप देख लें तो मोबाइल बैंकिंग कोई ऐसा फीचर नहीं जिसके लिए आपको बैंक जाना है। बैंक ऑफिस है, मोबाइल बैंकिंग आप है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक वहीं पे मिलेगा, 15G 15H वहीं पे पैसे ट्रांसफर। अब तो अकाउंट ट्रांसफर भी वहीं पे है, आरडी खोल लो, एफडी खोल लो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा लो, कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन के ऑनलाइन, मतलब भाई हर चीज एक मोबाइल में, एक ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसी के अंदर आपका सारा दुख दर्द सिमट जाएगा। उसके बाद अब आपको नकदी जमा करना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक आपके घर से तो नकदी नहीं लेगा। अदरवाइज आपके मैक्सिमम जो दर्द है ना वो ही, अब तो अकाउंट ओपनिंग भी ऑनलाइन हो गई, उसके लिए भी आपको नहीं बैंक जाना। तो अच्छी चीजें हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, डिजिटाइजेशन अच्छा है, जरूरी है, और हम लोग इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, सबको अच्छा है, बट इसके साथ साथ अवेयर रहना बहुत जरूरी है। भेड़ों के बीच में जाएंगे, आंख बंद करके कुछ भी करेंगे तो जाएंगे लॉटरी लगेगी, कुछ भी लग सकती है, 25 करोड़ 1 करोड़। सही है। अच्छा, अब सर ऑनलाइन और ये न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है? बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अभी क्या है कि पहले तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब क्या आप करना चाह रहे हैं, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉपर होना चाहिए। अरे बहुत सही। आपका जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नहीं है भाई गूगल बाबा से मिल लो, नहीं है कहीं आसपास वो इंडस्ट्री चल रही होगी वहां चले जाओ, बिल्कुल 2-4 दिन रह के उसका देखो समझो। आपको ना पहले ना जो सबसे पहले जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो जो आपको जो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस है ना, अगर आपका पैतृक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो आपका बहुत जरूरी है कि आपका सही होना चाहिए। आप किस जगह बैठे हैं, आपको उस चीज की वहाँ पे कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी मार्केट कहाँ पे है। हो सकता है आप ऐसी चीज उगा दी है जिसकी यहाँ पे मार्केट ही नहीं है, क्या करोगे? बहुत अच्छी चीज उगाई आपने, यहाँ पैदा कर दी या बना दी, जिसकी मार्केट ही नहीं अवेलेबल है, तो क्या करोगे? इसलिए ना सिलेक्शन ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है। आप बिजनेस सेलेक्ट करिए, फिर आपको एक अप्रोक्स आपको धीरे धीरे उसके मशीनें की कॉस्ट क्या है या कितने में हम स्मूथली चला सकते हैं, वो सारी चीजें जो आपकी क्लियर होती हैं। उसके बाद कई तरीके हैं, आप डायरेक्ट बैंक से भी ले सकते हैं पैसा, फिर आपकी ये
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कई सारे, जैसे आपका DIC हुआ, आपका खादी उद्योग हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी 25 लाख के लोन में 7 लाख 8 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो वहाँ से आप जो भी आपका सर्विस एरिया बैंक है या नियर बाई बैंक है, वहाँ के आप एप्लीकेशन रिसोर्स कर दें, करते हैं, अच्छा होता है। अब अपना डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हो रखा है, इस साल हम लोगों ने सारे टारगेट भी पूरे किए हैं, उससे ज़्यादा भी कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं साहब। मेन तो चीज ये है कि जैसे कोई भी बिजनेस अगर सेटअप करना है आपका तो इंटरव्यू होता डिटेलिंग है, आपका हमेशा आप ब्रांच में जाओगे, ब्रांच हेड आपका इंटरव्यू करेगा, आप जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वो डिपार्टमेंट भी आपका इंटरव्यू करेगा। तो आपको अपने बिजनेस की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। वो अगर नॉलेज अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नगर 90.4 FM सुन रहे हैं आप और शो चल रहा है एक मुलाकात। समय काफी हो चला है और अब बारी है जनता के सवालों की। तो हमारे पास जो पहला मैसेज आया है वो है राहुल मौर्य जी का, जो जानना चाहते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। थोड़ा सा सर इसके बारे में अगर डिटेलिंग में बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अटल पेंशन योजना को शॉर्ट फॉर्म APY लोग बोलते हैं जी। इसमें क्या है कि आपका 60 साल के बाद पेंशन 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन आप ले सकते हैं। जी। इसके लिए क्या है कि 18 से 40 साल की इसकी एज है जी। जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता 18 से 40 साल की है। उसके बाद आपका जो पेंशन अमाउंट है ना, जैसे एक चार्ट है पूरा प्रॉपर कि अब आपकी इस एज पे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस एज निकल गई, इस एज पे 1,000 से 5,000 तक जिस भी अमाउंट पे आपको पेंशन लेनी है जी, उसका आपको एक मंथली आपको इंस्टॉलमेंट बता दिया जाएगा। आप एक सिंपल सा फॉर्म है, कहीं भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी, बैंक में भी है, फिर आपका एक ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं BC पॉइंट्स होते हैं बैंक के, उनके पास भी होता है जी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसमें एक अपना नॉमिनी का नाम देना होता है जो प्रॉपर तरीके से दें, जी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही बताएं। आपका तो आधार से रिलेटेड होता है तो लगभग सही होता है, बट नॉमिनी की डिटेल जनरली लोग हवा में बता देते हैं। तो नॉमिनी की डिटेल अभी तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती, बट कल को कोई बात हो जाती है तो फिर वही डिटेल जो गलत आपने दी होती है वही आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम में हो जाती है। तो 1,000 से 5,000 तक के लिए पेंशन योजना है। आपको 18 से 40,000 तक लिमिट है। 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक मिलेगी। और मिनिमम आपको 20 साल तो पैसा जमा करना ही है। जैसे आप अगर 40 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते और 60 से पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो मिनिमम आपको 20 साल तो पैसे जमा करने। तो अगर कोई जैसे कि 18 साल के बाद से ही अप्लाई किया तो मतलब वो 18 अमाउंट कम हो जाता है, प्रीमियम का अमाउंट कम हो आपकी जाता जितनी ज्यादा एज होगी अच्छा, प्रीमियम अमाउंट एज पे भी बढ़ेगा और पेंशन भी बढ़ेगा, हर चीज पे प्रीमियम अमाउंट बढ़ता जाता है, कम होता है। अच्छा, कोई मान लीजिए 10 साल जमा किया और फिर नहीं जमा किया, उसने बंद कर दिया, नहीं तो ये गलत है, फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। उसका पैसा रिटर्न मिलेगा? एप्लीकेशन लेके वहाँ से विड्रॉ का एक आता है, पैसा वापस हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे पास जो अगला सवाल है वो है अमन शुक्ला जी की, जो रहने वाले हैं सेमरी सुल्तानपुर के, और वो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बेसिकली एक आपका सेविंग अकाउंट है जी, जो नो फ्रिल अकाउंट हम लोग कहते हैं। इसमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। और ये जैसे आपका जो BC पॉइंट्स हैं या यहाँ पे जो आपका खुलता है वो खाते आपके इसी योजना के तहत खोले जाते हैं जी। इसमें आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस फ्री रहता है, आपका कार्ड रिन्यूअल चार्जेस फ्री रहता है, ATM आपको रुपए कार्ड का वो ATM मिल जाता है, आपको रुपए ATM में रहता है वो भी फ्री रहता है। तो ये बेसिकली बनाया गया है बैंकों से लोगों को जोड़ने के लिए। ये स्कीम आई थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा काफ़ी इसकी मतलब मॉनिटरिंग की गई थी शुरू में, और ये इसका नाम भी नंबर ऑफ कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलने में शायद गिनीज बुक में भी दर्ज है। जी जी। तो अभी भी योजना ये तो चलती आ रही है, हमेशा चलेगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं क्या लोगों को जो करना चाहिए ना, तो जैसे 2 जीवन ज्योति बीमा योजना हुआ, जीवन सुरक्षा हुआ, ये आपको लेना चाहिए। 12 रुपए साल का कुछ नहीं होता यार। हाँ, वो तो है। अब तो चाय भी नहीं मिलती 12 में, GST लगा देते हैं बड़ी जगह पे जाओगे। हाँ, वो तो है।
और दूसरा 330 रुपये एक दिन की मजदूरी हो गई आपकी। हाँ हाँ। तो ये दो चीजें अगर आप लेते हैं, हम्म, आपका 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ओके। फिर आपका कार्ड पे 50,000 का बीमा होता है, अगर आप 45 डेज के अंदर एक बार कार्ड यूज कर रखे होते हैं हम्म, तो आपका टोटल हो गया 4.5 लाख रुपए। हम्म, आप नॉर्मल केस में आप किसी से 4.5 लाख रुपए का अगर बीमा करने जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से 1000 में ही बात होगी, सैकड़ों में तो नहीं हो सकती। हाँ वो तो है, 1000 में भी नहीं होगी, हजारों में होगी, हजारों में होगी। ईयरली। हम्म, तो आप देखिए 330 और 12 342 रुपए में ही आपका 2 लाख 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। कल को आपके पास देखिए फ्यूचर ना आप जानते हैं ना मैं जानता कोई हूँ, नहीं जानता। कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपकी जो पीछे आपकी फैमिली है जिसके लिए आप काम करते हैं हम्म, तो वो अकेली है। हम्म, उसके लिए ये छोटी सी चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए। हम लोग भी अपना करवा के रखे हैं। या इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम सैलरीड हो या तुम्हारी इनकम ज़्यादा है या ये है तो तुम इस योजना को नहीं ले सकते, ये सबके लिए है। हम्म, तो भाई 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने जाओगे अभी हम्म, तो 30,000 रुपये 40,000 रुपये देते हो ना साल के, 20,000 25,000 रुपये। जी। तो यार 4.5 लाख का कोई टर्म प्लान तुमको ये 342 रुपये में मिल जा रहा तो क्यों नहीं ले लोगे। तो वो भी इस योजना के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि इस योजना के साथ अगर आप इस योजना में खाता खुलवा रहे हैं तो लें। दूसरा उसका डेबिट कार्ड यूज करें, जी। आपका महीने में एक दिन तो यूज ही हो जाएगा। हाँ वो तो है, हो ही जाएगा। बस। सर अगला सवाल हमारे पास जो है वो है प्रिया यादव जी की, जो रहने वाली हैं भीटी अम्बेडकर नगर की, और वो जानना चाहती हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे खुलता है और इसके लाभ जैसे क्या होते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपका ये सरकार की योजना है, बैंक्स के थ्रू लागू की गई है, आपकी लड़कियों के लिए है सर ये। जी। और इसमें क्या है कि इसका कई तरीके से अलग अलग बेनिफिट है। जैसे अगर टैक्स में देखा जाए हम्म, तो 1.5 लाख तक आपका वो इनकम टैक्स में वहाँ पे रिबेट देता है। जी। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आज के टाइम पे आई थिंक 8.1 के आसपास चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें हायर रहता है। एफडी कराने जाओगे तो 6% 5% के आसपास पे अब एफडी आ गए हैं। हाँ। तो आपका इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। इसमें मैच्योर मतलब आपका इनकम टैक्स में वहाँ पे भी रिलीफ मिल गया। फिर उसके बाद आप जब 21 साल की बच्ची होती है आपकी तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं कुछ। फिर उसके बाद जब आपको शादी करना है तो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना ना ROI जो इसका इतना ज़्यादा है, ये रिटर्न बहुत अच्छा है। जी। तो इसलिए ये योजना बहुत अच्छी है। और मतलब ब्याज ज़्यादा मिलेगा अगर आप पैसा जमा कर बिल्कुल रहे हैं हमारी तो। भी बच्चियां हैं और हमने खुद भी करा रखा है। जी। सर जो हमारे पास अगला सवाल है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो रहने वाले हैं पोस्ट बरामदपुर जरियारी अम्बेडकर नगर के, और इनका नाम है संदीप, और ये पीएम स्वनिधि से ही सवाल पूछेंगे। तो इन्होंने मैसेज में लिखा है पीएम स्वनिधि के अंतर्गत मिलने वाले लोन में बैंक द्वारा स्वीकृति ना देने की बहुत समस्या आ रही है। इन्होंने कई लोगों का आवेदन किया है जिसमें बैंक द्वारा किसी का अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। तो और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी मैसेज किया है, तो आप जरा इसमें देख लीजिए इसका रीजन क्या है। सर स्वीकृति के मामले में तो मैंने पहले बताया कि हमसे ज़्यादा अभी तक किसी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया। जी। और देखिए इसमें 1-2 क्राइटेरिया है जिसके नाते स्वीकृति नहीं हो पाती है। जी। उसमें एक तो है आपका सिविल जो स्कोर है ना आपका, जी। वो सही होना चाहिए। आप अगर कहीं से पहले से पैसा लेकर डिफॉल्ट कर चुके हैं जी। तो आपका लोन नहीं होता है। जी। दूसरा चीज़ है कि आप वेंडरिंग से ही जुड़े होने चाहिए। जी। आपका जो आपने जो आवेदन अप्लाई किया है, जब हम जाएंगे तो जब हमारा ऑफिसर विजिट करता है या कोई अधिकारी बैंक का आपका विजिट करता है तो आप ना वेंडरिंग करते हुए पाए जाने चाहिए जो आपने प्लेस दिया है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आदमी जो अप्लाई किया है वो पता लगा हाउसवाइफ है और उसने पीएम स्वनिधि की अप्लाई कर दिया। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जिसमें हमारे काफ़ी एप्लीकेशन इस तरीके में रिजेक्ट भी हुई हैं। वैसे हमारी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है, कंप्लेन लगभग नील है। इनका मुद्दा मैं देख रहा हूँ जहाँ तक इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से अप्लाई किया है, तो प्राइवेट बैंक है ये, मेरे ख्याल से इसमें 4 ही 5 एप्लीकेशन ही गई होंगी अभी तक पूरे ज़िले में, क्योंकि इनके अकाउंट ही
प्राइवेट बैंक का अकाउंट ही 10,000 20,000 से नीचे नहीं खुलता है। जी तो मैं देख लेता हूँ इसका भी क्या है। चलिए ठीक है। तो संदीप जी, आपका सवाल हमने सर से पूछा और उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, और अगर इसमें कुछ होता है तो वो बाकी जरूर। और भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे बैंक बड़ौदा के ऊपर एलडीएम ऑफिस है, आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं। अगर मैं नहीं भी ऑफिस में हूँ तो वहाँ पे लोग हैं जो स्वनिधि के लिए हमने एक लड़का अलग से बैठा रखा है जो सारे टेक केयर करता है इसकी स्कीम के लिए, तो फॉलो करता है, देखता है। कंप्लेंट्स लगभग निल हैं, थोड़ी बहुत हैं तो एक दो हैं तो हम लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जी सर, रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 FM सुनते रहो, गुनगुनाते रहो।